नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और अपनी सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की एक ऐसी कहानी है जो आपको कत्ल की वजह हो या फिर कत्ल करने का जो तरीका है लाशों को बांटने का, वो काफी अलग है। तो चलिए क्या है कहानी पूरा मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है बिहार का एक जिला है दरभंगा। इसी दरभंगा में एक गाँव, एक जगह, एक इलाका है कन्होनी। इसी कन्होनी में रहने वाला एक परिवार जिसके मुखिया थे जितेंद्र पासवान। उनका एक बेटा था जिसका नाम है रघुनंदन पासवान, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। तारीख थी 31 अक्टूबर साल 2024। होता क्या है, 31 अक्टूबर साल 2024 को तकरीबन 10 से 10:30 के बीच रात का समय था। जितेंद्र पासवान अपने बेटे रघुनंदन को कॉल करते हैं। जब रघुनंदन कॉल उठाता है तो बोलता है कि वो पूछता है पिताजी कहाँ हो, तो वो बोलता है कि मैं अपने दोस्त के पास बैठा हूँ। बोलते हैं ठीक है। समय गुजरता है, रात गुजर जाती है। अगला दिन 1 नवंबर साल 2024 आता है। सुबह तकरीबन 7 बजते हैं। जितेंद्र पासवान फिर अपने बेटे को कॉल करते हैं, लेकिन इस बार उसके बेटे का कॉल नहीं लगता है। अब जितेंद्र खुद परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जिस दोस्त का उसने नाम लिया था उसको कॉल करते हैं। अब वो दोस्त जो था जिसके साथ वो बैठा हुआ था, वो दोस्त लगातार मना करता, इस बात से इनकार करता कि वो मेरे साथ था। वो कहता है कि ना वो मेरे पास आया और ना ही मेरे साथ था। अब इधर जितेंद्र यानी कि रघुनंदन के पिता को टेंशन सताने लगी कि आखिर मेरे बेटे के साथ हुआ क्या, आखिर वो मतलब फोन क्यों नहीं उठा रहा है। इसके बाद वो तमाम कोशिश करते, तमाम जगह जहां जहां पॉसिबिलिटी थी कि वो हो सकता है, वो तमाम दोस्त रिश्तेदार वो इलाका जाते जहां वो रहता था, सभी जगह वो कोशिश करते खोजने की। लेकिन उनका बेटा कहीं नहीं मिलता, पता नहीं चलता उनका बेटा है कहाँ। तकरीबन 1 2 3 4 करके ना जाने कितने दिन गुजरे, तकरीबन 10 दिन गुजर जाते हैं और उनका बेटा नहीं मिलता है। तब जाके वो हार मान के 10 दिनों बाद वो जिस इलाका से गायब हुआ था, जहां आखिरी लोकेशन उसने बताया था अपने पिता को, वो इलाका जाते हैं। उस इलाके में जाके वो रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरा बेटा इस इलाके से मिसिंग है। अब पुलिस तमाम डिटेल, कपड़ा का कलर, उसकी उम्र, उसका फोन नंबर, वो कहाँ था, सब चीज डिटेल लेती है। फिर इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट करती है। तारीख थी 11 नवंबर साल 2024। अच्छा, इधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई। मुंबई में एक जगह है, गोड़ाई गोड़ाई में ही एक सैफाली जगह है। सैफाली के पास एक और जगह है बाबरपरा जंगल। बाबरपरा गांव है और उसी में एक जंगल है, बाबरपरा जंगल। दरअसल इस जंगल से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्हें काफी तेज और बदबूदार एक स्मेल आती है। तमाम लोग जाते उस जंगल के पास, उस बदबू के पास पहुंचने की कोशिश करते कि आखिर कौन सा जानवर मर गया है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। जब वो जाते और जो देखते, वहां पे 7 प्लास्टिक फेंकी हुई थी, पॉलीथीन, मानो कि उसमें कुछ उसी में से स्मेल आ रही थी। तमाम लोग डर जाते हैं और फौरन 112 डायल करते हैं। फौरन वहां की पुलिस वहां पहुंचती है और उन सब प्लास्टिक को खोल के देखती है। तो वो जो देखती है पुलिस, वाकई में हैरान कर देती है। दरअसल उन 7 प्लास्टिक में एक शख्स का अलग अलग टुकड़ों में किया गया बॉडी के पार्ट्स थे। मतलब 7 प्लास्टिक, 7 बॉडी के टुकड़े थे। उससे क्लियर पता चला था कि कोई एक युवक है जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के बीच की है। अब पुलिस देख के शॉक हो जाती है। अब पुलिस सबसे पहले इस बॉडी को पोस्टमार्टम का या फिर फोरेंसिक भेजी, वहां पे भेज देती है। इसके बाद उसकी फोटो को तमाम थानों में भेज देती है कि क्या आपके इलाके से कोई शख्स गायब हुआ है, या कोई सोशल मीडिया पे पुलिस डाल देते, तमाम चीजें करती है। इधर वो जो इलाका था, जो जंगल था, उसके आसपास के जितने भी एरिया थे वहां पे तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो पुलिस पूरे उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। अफसोस के उस सीसीटीवी में कोई आदमी कैप्चर नहीं होता है, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे में एक ऑटो कैप्चर होता है। उस ऑटो में पुलिस कोशिश करती है कि ऑटो का पता करे, उस ऑटो का नंबर का पता करे, लेकिन अफसोस कि वो इतना धुंधला था कि पुलिस को पता नहीं चलता कि ऑटो किसकी थी या फिर उस ऑटो का नंबर क्या था। लेकिन इससे एक बात पुलिस को क्लियर समझ में आती है कि जो भी लाश है, जिसकी भी लाश है, या फिर जो कत्ल कातिल है, वो कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, कोई नॉर्मल और साधारण फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे करती। इसी बीच इधर एक फैमिली जो थी अपने बेटे की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाई रही थी। अपने बेटे की गुमशुदगी रिपोर्ट जो कि पिछले 31 अक्टूबर की रात से गायब है, 10:30 के बाद से। इधर यह वीडियो फोटो वायरल होते होते सोशल मीडिया पे जाता है। तो वहीं पे उसके माँ बाप, जो कि रघुवंदन के माँ बाप थे, वो बैठे हुए थे पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाकर। तो वहीं पे एक सिपाही आता है, कहता है कि देखिए साहब, एक फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, एक बार जरा देख लीजिए कहीं आपका बेटा तो नहीं। वो तमाम ऐसे तो लाश के 7 टुकड़े थे, तो 7 अलग अलग थे, कोई मिक्स बना फेस नहीं बना था। तो तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक निशानी थी उनकी बेटे की।
तो वो उस निशानी को देख के पहचान जाता है और कहते कि मेरा बेटा है। जब पुलिस वाले पूछते कि आपने कैसे पहचाना, तो बोलते सर उसके जो लिखा हुआ है वहां पे आप गौर कीजिए, RA लिखा हुआ है। तो पुलिस वाले पूछते हैं RA का मतलब क्या है, तो बोलते हैं R का मतलब रघुनंदन और A का मतलब आफरीन। अब दरअसल आफरीन का मामला क्या है, आफरीन है कौन, और जैसे ये R और A का जो मैटर, जो मिस्ट्री सुलझता है, उससे कातिल का भी पता चलता है और कातिल किसने किया और क्यों किया, ये पूरा कहानी खुल जाता है। तो क्या है पूरी कहानी, आखिर ये शुरू कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ और क्या मामला है, इस RA के पीछे का राज क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कहानी के आखिर तक बने रहिए। तो दरअसल जितेंद्र अपने बेटे की कहानी सुनते हैं, जिसके पीछे का मतलब, जिसके पीछे RA का मतलब है, माफ कीजिएगा। दरअसल आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, और ये बिहार के दरभंगा में रहता था और एक हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी का काम करता था। हमेशा की तरह वो ड्यूटी पे जाता, सफाई कर्मचारी का काम करता। वहीं पे एक लड़की आती जिसका नाम था आफरीन। दरअसल ये आफरीन एक काल्पनिक नाम है, उस लड़की का नाम कुछ और है, बस मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आफरीन नाम रख दिया है। आप चाहे तो कोई और नाम भी एज्यूम कर सकते हैं। तो आफरीन जो थी वो अपनी भाभी को दिखाने के लिए आई थी हॉस्पिटल में। भाभी को भर्ती करती है। इधर जो रघुनंदन था वो अपना सफाई का काम कर रहा था। इसी बीच जब वो आफरीन अपनी भाभी का ख्याल रखती है तो उसकी नजर पड़ती है इस शख्स पे, रघुनंदन पे। रघुनंदन की नजर पड़ती है आफरीन पे। इन दोनों को देखते ही देखते एक दूसरे से एक पहली नजर में प्यार हो जाता है। अब जितने दिन आफरीन रहती उस हॉस्पिटल में, अपनी भाभी का देखभाल करती, उतने दिन वो और रघुनंदन अपने जैसे भी हो सकता था अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय पे मदद करने की कोशिश करता। हालांकि इन दोनों की बात शुरू हो जाती। हॉस्पिटल में कोई कितना दिन नहीं भर्ती रहेगा, फिर वो लोग गुजर जाते, लेकिन मतलब चली जाती, लेकिन एक दूसरे का नंबर वो लोग एक्सचेंज कर चुके थे इस बीच। इसके बाद उनकी बातें फोन पे होती। हालांकि मैं बता दूं कि आफरीन और ये जो रघुनंदन है, उन दोनों की घर की जो दूरी है वो केवल 22 किलोमीटर की थी, ज्यादा दूरी भी नहीं थी। समय गुजरता है, इन दोनों का प्यार हो चुका था, इन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, एक दूसरे से बातें होने लगी, दुख सुख जो होते हैं सभी एक दूसरे से शेयर करने लगे। लेकिन देखिए जब समय और वक्त का इंसान को मार पड़ता है तो वो कहीं का नहीं रहता। होता क्या है कि आफरीन के घर वालों को पता चल जाता है कि वो किसी रघुनंदन नाम के एक शख्स से बात करती है। वो अपने बेटी को पकड़ते, मना करते, थोड़ा बंदिशें लगाते और थोड़ा मना करते हैं कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, वो अलग है, हम अलग हैं, और तरह तरह की पाबंदियां लाने की कोशिश करते हैं। अब बेटी मानती नहीं, रघुनंदन लगातार कॉल करता, बातें करने की कोशिश करता। जब अब इसके क्या करते हैं, जो लड़की थी आफरीन, उसके पिता जो है एक पंचायत बैठा देते हैं। पंचायत में बैठाने के बाद पंचायत में यह फैसला होता है कि रघुनंदन अब किसी भी तरीके से उस लड़की से कांटेक्ट नहीं करेगा। अब जब ये बात पता चलती है रघुनंदन के पिता जितेंद्र को कि उसके बेटे के खिलाफ एक पंचायत बैठाई गई और ये फैसला लिया गया, तब उसे डर लगता है अपने बेटे के लिए कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए वो अपने बेटे को महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, वो पुणे भेज देते हैं। पुणे में वहीं पे रहो, वहीं पे काम धंधा करो। अब पुणे पहुंच जाता है रघुनंदन। पुणे में जैसा वो एक एसी का कुछ एसी साफ सफाई या एसी का कुछ मैकेनिकल काम करता था, वहां पे काम पकड़ लेता है। जब पुलिस से पूरी कहानी सुनती, यहाँ तक सुन लेती, तो पुलिस उस पुणे में कांटेक्ट करते जहाँ पे वो रहता था, वहां से कुछ पता नहीं चलता। तो इसके बाद उसकी आखिरी लोकेशन को निकाला जाता। तो उसकी आखिरी लोकेशन जो थी, और वो जो लड़की थी आफरीन, उसी के भाई के घर पे थी। तो उसके भाई के पास जाती पुलिस, उससे इंक्वायरी करती, लेकिन उसका भाई जब बोलता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बातों में लड़खड़ाहट थी, तमाम चीजें पुलिस देखती, पुलिस को शक होता, वो फौरन पुलिस को अरेस्ट करती, थाने लाती और अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती। और जब पूछताछ करती तब आई कहानी, उसका भाई अपनी जुबानी बताता। तो क्या है पूरी कहानी आप सुनिए, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी कहानियां लाता आता हूँ। अब पुणे पहुंच जाता है रघुनंदन। पुणे में जैसा वो एक एसी का कुछ एसी साफ सफाई या एसी का कुछ मैकेनिकल काम करता था, वहां पे काम पकड़ लेता है। लेकिन देखिए सब कुछ सही था, लेकिन इसी बीच होता क्या कि यहाँ से तो वो चला गया, लेकिन उसे अभी भी बात करने की इच्छा थी अपनी प्रेमिका से, जिसका नाम था आफरीन। वो हमेशा कोशिश करता आफरीन से बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाती। इधर हर रोज उसके पिता यानी कि जितेंद्र अपने बेटे को कॉल करते सुबह से शाम तक कि कहीं कुछ हो ना जाए, इस बात का ख्याल रखने के लिए। जब बेटा रघुनंदन अपने घर पहुंच जाता है हर रात और बोलता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ, तब जाके चैन की सांस लेते उसके रघुनंदन के पिता जितेंद्र पासवान। लेकिन इसी बीच देखिए लड़की जो थी आफरीन, उसका एक भाई था सत्येंद्र, या कह सकते हैं सत्तार, सॉरी सत्येंद्र नहीं सत्तार।
सत्तार उसका भाई था। वो दरअसल मुंबई का मीरा भाईंदर जगह पे रहता था और लगभग बकरी उकरी का काटने जो काम मीट वाला बेचता है वो काम करता था। एक बार वो अपनी बहन को बुला लेता है कि एक काम करो तुम यहीं पे आ जाओ। तो वो चली जाती है वहीं पे मुंबई में मीरा भंडार के पास, भयंदर के पास। अब देखिए एक तरफ ये जो लड़का है रघुनंदन, वो महाराष्ट्र के पुणे में रह रहा है, वो लड़की मुंबई के मीरा भयंदर में रह रही है। अब वो लड़का लगातार अपनी उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस लड़की का वो नंबर बंद हो चुका था, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाता। एक दिन बहुत ही हिम्मत करता है, बहुत ही हिम्मत, और जाके वो उसके भाई को कॉल कर देता है जिसका नाम था सत्ता। अब सत्ता को कॉल करता है, कहता है कि मुझे बात करनी है। सत्ता बोलता है तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, लो बात करो मेरी बहन से। अब अपनी बहन को फोन दे देता सत्तार, बोलता बात करो, और कहते कि एक काम करो बुला लो उसे, मिल लो, बातें कर लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। फिर वो भी बोलता सत्तार के काम करो तुम आओ मेरी बहन से मिल लो। तारीख थी 31 अक्टूबर साल 2024। वो तकरीबन जो दरअसल अपने पिता को जो कहा था शायद 10 बजे कि मैं अपने दोस्त के यहाँ आया हूँ, दरअसल वो दोस्त के यहाँ नहीं अपनी प्रेमिका अफरीन के साथ था। अब देखिए इधर पिता को लगा वो दोस्त के साथ है। अब होता क्या कि लोग मिलते हैं, बातें करते हैं। सत्तार और ये जो रघुनंदन था वो दोनों शराब का गिलास लगाते हैं। शराब की गिलास लाने के बाद लगातार वो लोग दारू पीते। इधर जो रघुनंदन था वो शराब थोड़ा ज्यादा पी लेता, ओवर हो जाता, और इसके वजह से उसे उल्टियां होती। तो सत्तार जो था कहता है काम करो तुम सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, अब से कैसे कहाँ जाओगे। वो चला जाता रूम में रघुनंदन और जाके एक बार सो जाता। इधर जो सत्तार था वो लगातार दारू पीते जाता और नशे में धुत हो जाता। इतना जब ओवरडोज हो जाता तो उसे गुस्सा आता कि मेरी बहन, एक तो मेरी बहन से प्यार करता है, इतना हिम्मत होता है कि वो मिलने यहाँ तक आ गया। काफी गुस्सा हो जाता है। फिर वो एक हथियार उठाता है जिससे वो बकरियों को काटा करता, मीट को काटा करता। वो हथियार उठाता और रघुनंदन के 7 टुकड़े कर देता। जब 7 टुकड़े कर देता फिर उसे होश आता कि ये मैंने क्या किया। इसके बाद लगता है कि अब इसे छुपाऊं कहाँ, रखूं कैसे। फिर वो तमाम जो प्लास्टिक थी उस 7 प्लास्टिक में उसके अलग बॉडी पार्ट को रख देता है। इसके बाद उसके पास पेंट की 4 बाल्टियां थी। वो पेंट की बाल्टियां में उसकी लाशों को डाल देता। अब सवाल था कि इसकी लाश को मैं ठिकाने कहाँ लगाऊं। फिर वो एक ऑटो को बुलाता, ऑटो से कुछ पैसों पे बात करता कि मुझे काफी दूर जाना है। ऑटो वाला एक पैसा अमाउंट तय करता, उस अमाउंट पे वो 4 पेंट की बाल्टियां लेके वहीं पे पहुंच जाता। मैंने बताया था जहाँ महाराष्ट्र के मुंबई, जो कि गोराई के पास एक सैफराली के पास एक जगह है बाबरपाड़ा, और वहीं पे एक जंगल है बाबरपाड़ा जंगल, वहां पे पहुंच जाता है। ऑटो वाला उतार लेता है, वो प्लास्टिक की जो पेंट की बाल्टियां थी वो उतार के उस जंगल में ड्रॉप कर देता है, और ये सोचता है कि अब शायद ये लाश किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कहाँ पुणे में रहता है, उसके पिता को पता है। और वाकई में उसके पिता ने पिछले 10 दिनों में पुणे में और तमाम जगह पे खोजा, खुद से तमाम दोस्त रिश्तेदार को साथ पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब जाके उसकी आखिरी जो लोकेशन थी अंधेरी में मुंबई के कहीं पे, वहां पे जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है। और फिर जब ये सोशल मीडिया पे फोटो वायरल होती है, तमाम थानों में सर्कुलेट होती है फोटो, तो वो एक जो लिखा हुआ था आर ए उसके गुथवाया हुआ था अपने बॉडी पे, वो आर ए से इस पूरी कहानी का खुलासा होता है। तो देखिए ऐसी कहानी हमारी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो देखिए अब मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।